ऐसी हार नहीं भूलेगी टीम इंडिया। आखिरकार पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को हरवाने के वो 4 सबसे बड़े गुनहगार कौन हैं, जिनकी वजह से भारतीय टीम को मिली है बेइज्जती वाली शर्मनाक हार। ये सब कुछ आपको हम बताएंगे और जानेंगे कि कैसे टीम इंडिया का बाउंस बैक हो सकता है और उन 4 गुनहगारों में से आखिरकार क्या कुछ सही करने वाला लायक है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड के दौरे पर गई, सबको ये उम्मीद थी कि यंग टीम है, सीरीज हो सकता है हम हार भी जाएं, लेकिन जब पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत हुई और जिस तरीके से भारतीय टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी की, खास करके पहले दिन टॉस हारने के बाद भारत ने 359 रन बना लिए थे 3 विकेट पर, और इसका सिलसिला दूसरे दिन भी चला जब हमने 430 रन बना लिए थे 3 विकेट पे। तो एक समय लगने लगा था और भारतीय क्रिकेट फैंस ये बात करने लग गए थे, हम आप सब लोग सोच रहे थे कि भारतीय टीम कम से कम पहली पारी में 600 रन तक पहुंच सकती है। 550 से 600 रन अगर भारत पहली पारी में बना लेता है तो ऑब्वियस सी बात है दबाव में जो है वो इंग्लैंड की टीम होगी, क्योंकि उसके बाद अगर उनको कम रन पर आउट किया जाता है तो टीम इंडिया एक बड़ा टारगेट जो है वो दे सकती है। लेकिन भारतीय टीम की जो बीमारी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज हमने खेला था, वहां बेंगलुरु टेस्ट मैच में भी लोअर डाउन दी ऑर्डर जो बल्लेबाज हमारे हैं, उनके 25-30 रन पर ही 5-5 6-6 विकेट गिरने के बाद वो बीमारी ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रही। लेकिन वही बीमारी हमें ये नहीं पता था कि अभी भी जारी है, और ऐसा ही हुआ। 430 पर 3 से भारतीय टीम 471 जाते जाते ऑल आउट हो जाती है, यानी कि भारत के अगले 7 विकेट महज 41 रनों पर गिर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आती है, तब उम्मीद लगाई जाती है बुमराह से। बुमराह वाकई में उम्मीद पर खरे उतरते हैं, उन्होंने फाइफर भी निकाला, लेकिन अगर कैचेस पकड़े जाते तो शायद बुमराह 5 नहीं 8 विकेट निकाल ले जाते। और भारतीय टीम की खराब फील्डिंग जारी रही। 3-3 कैच जायसवाल ने टपकाए पहली पारी में, उसके बाद जडेजा ने भी कैच टपकाया, एक रनआउट छोड़ा गया। फील्डिंग इतनी घटिया रही, कई बार जो है वो कैचेज ऐसे छोड़े गए जहां पर बल्लेबाज 50 बनाने तक के लिए उसके पास मौका नहीं था, उसने शतक बना डाला। मसलन हैरी ब्रूक को 46 पर जीवनदान दिया पंत ने, उन्होंने 99 बना दिए। ओली पोप को 60 रन पर कैच टपकाया गया, उन्होंने जाकर के 100 बना दिया। तो ऐसे में कुल मिलाकर के एक टीम जो कि अगर आप उनके जीवनदानों पर नजर दौड़ाएं तो कुल मिलाकर के टीम ने जो है वो अपने आप को 250 पे ऑल आउट करवाना था इंग्लैंड को, लेकिन वो टीम 465 तक पहुंच जाती है। नतीजा होता है भारतीय टीम के पास सिर्फ 6 रन मिलता है लीड। उसके बावजूद भी सेकंड इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है और सामने लीड जो होता है भारत का वो 370 का होता है, 371 का टारगेट मिलता है और इंग्लैंड की टीम जो है चेस कर जाती है। कहानी बस इतनी नहीं है, कहानी यह है कि ये सब कुछ के बीच में भारतीय टीम के इस मुकाबले में हार के पीछे की जो वजहें रही हैं, उसके वो 4 सबसे बड़े गुनहगार हैं, जिनको की रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी आने वाले टेस्ट मैचेस में इस सीरीज के लिए। क्योंकि अगर वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली गई तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय टीम ये टेस्ट सीरीज 5-0 से भी अगर हार जाए तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई आश्चर्य करने की भी जरूरत नहीं है। तो 4 गुनहगारों में सबसे पहला गुनहगार रहे कप्तान शुभमन गिल, खराब कप्तानी की वजह से। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, जब कैचेस आपके छूट रहे थे, उसके बावजूद कई जगहों पर लगा कि उन्होंने फील्डिंग की पोजीशन जो है वो सही नहीं की। इवन दूसरी पारी में भी उनको यही पता नहीं चल पाया कि कब स्लिप लगाना है, कब स्लिप नहीं लगाना है। फील्ड पोजीशनिंग के साथ-साथ गेंदबाजों में तब्दीली कब करनी है, कब किस गेंदबाज को किस छोर से लगाना है, इसकी जानकारी मानो कि शुभमन गिल के पास में थी ही नहीं। शुभमन गिल शायद गेंदबाजों को गेंदबाजी का जिम्मा सौंप करके ये भूल जा रहे थे कि वो कप्तान भी हैं और उनको लगातार इंटरेक्शन अपने बॉलर्स के साथ करना पड़ेगा। इवन पहली पारी की अगर हम बात करें तो 96 ओवर भारत ने गेंदबाजी की इंग्लैंड को, उसमें से शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 6 ओवर गेंदबाजी की। तो पहली बात तो ये समझ नहीं आई कि शार्दुल ठाकुर को आपने अगर लिया था तो बल्लेबाजी तो सिर्फ एक वजह थी नहीं, गेंदबाजी की वजह से लिया था, और जब आप उनको गेंदबाजी देंगे ही नहीं तो फिर भारतीय टीम अच्छा कैसे करेगी। दूसरी पारी में गलती सुधारा, शार्दुल को गेंदबाजी का मौका दिया तो शार्दुल ने भी 2 विकेट निकाल करके दे दिया, अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बाकी जगह फील्डिंग फिर से खराब रही। बेन डकेट सिराज की गेंद पर 98 पर आउट थे, जायसवाल ने कैच टपका दिया। नतीजा क्या हुआ कि वहां पर 149 बना गए। तो कुल मिलाकर के कप्तान जो है वो खुद जो है अंडर प्रेशर नजर आए और कहीं पर भी कोई रणनीति बनती नजर नहीं आई, कोई स्ट्रेटजी दिखाई नहीं दे रही थी। तो खराब कप्तानी सबसे पहली वजह रही। दूसरी वजह रही फील्डिंग, खासकर जायसवाल।
जायसवाल ने पहली पारी में 3 कैच टपकाए, दूसरी पारी में 1 कैच टपकाया। पूरे मैच में 4 या 5 कैचेस जो उन्होंने छोड़े और जिनका भी कैच छोड़ा उन्होंने रन बनाया, यानी कि ओले पोप के 60 पर कैच छोड़ा, उन्होंने शतक लगा दिया। उसके बाद आप देखें बेन डकेट का उन्होंने एक जीवन दान दिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर बेन डकेट को दूसरी पारी में भी 98 पर कैच टपकाया। उसके बाद 51 रन बेन डकेट जोड़ गए। अगर वहां पर विकेट मिल जाता तो शायद उसके बाद 1-2 विकेट और जो गिरा तो दबाव ज्यादा डाला जा सकता था भारत की तरफ से दूसरी पारी में। लेकिन जायसवाल ने कैचिंग तो खराब की। जडेजा ने भी बेन डकेट का कैच 15 पर पॉइंट पे छोड़ा था। उसके बाद जेमी स्मिथ का कैच जो है जायसवाल ने गली पे छोड़ा था। मसलन ये है कि जहां पर भी कैचेस गए हैं भारतीय टीम ने कैचेस टपकाए हैं। इवन जडेजा ने एक नॉन स्ट्राइकर एंड पर बेन डकेट को रन आउट करने का जो मौका था वो गंवा दिया था। और ये इतना दबाव बनता चला गया खराब फील्डिंग वजह से कि इस वक्त जो है अगर हम कहें तो जहां पर इंग्लैंड की टीम 220-230 जाते जाते ऑल आउट हो सकती थी, उस टीम ने 465 बना दिया। अगर वहां पर ऑल आउट हो जाती तो भारत के पास में पहली पारी के आधार पे कम से कम 250 प्लस का बढ़त होता जो भारत को जीतने में मदद कर सकता था। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो रही वो रही बैटिंग कोलैप्स। दोनों पारियों में अगर हम फील्डिंग को हटा भी दें तो दोनों पारियों में भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी कोलैप्स रही, ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई और इसकी वजह से भारतीय टीम वो टारगेट नहीं दे पाई इंग्लैंड को जो देना चाहिए था। मसलन पहली पारी में 430 पर 3 से 471 पर ऑल आउट, यानी कि अगले 41 रन पर हमने 7 विकेट गंवा दिए। अगर वहां पर भारतीय टीम 1-2 विकेट के लिए पार्टनरशिप हो जाती, यानी कि हमारे नंबर 6, 7 और 8 के बल्लेबाज मिलकर के 100 सवा 100 रन भी अगर जोड़ देते तो शायद पहली पारी में भारत 550 प्लस रन बनाता और उसके दबाव तले ही इंग्लैंड की पहली पारी बिखर जाती। नहीं भी बिखरती, कैचेस छूटते भी तो भी इंग्लैंड की टीम जो है वो भारतीय टीम को कम से कम 125 का लीड दे बैठती पहली पारी में। लीड ना दे भी पाई तो दूसरी पारी में भारत के पास मौका था। 333 पर हम 4 थे। वहां से भारतीय टीम अगले 31 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये कि अगर वहां से भी अगर 100 रन हम और जोड़ देते, जो भारतीय टीम के कप्तान गिल ने कहा कि हमारी प्लानिंग थी कि हम 430 435 बना करके डिक्लेयर कर देते, वहां तक टीम इंडिया पहुंच जाती तो शायद कुछ दबाव बनाया जा सकता था इंग्लैंड पर। वो काम भी नहीं हुआ। तो बैटिंग कोलैप्स जो है वो सबसे बड़ा कारण रहा। चौथा और सबसे बड़ा गुनहगार जो इस मुकाबले का रहा वो रहा गलत प्लेइंग 11 का खिलाना। जैसे कि आपने जब इस टीम को चुना तो आपको साई सुदर्शन जो कि डेब्यू का प्रेशर उनके ऊपर में था, करुण नायर को 8 साल के बाद टीम में वापसी करके आकर के परफॉर्मेंस करने का प्रेशर था। यानी कि दो आप ऐसे प्लेयर्स को लेकर के आए जो लगभग नए जैसे ही थे। दोनों पर आपने इंग्लैंड के दौरे पर सीधे खिला दिया और इन दोनों खिलाड़ियों ने प्रेशर के मैच में ठोस परफॉर्मेंस किया। पहली पारी में दोनों खिलाड़ी 0 पर आउट हुए, तो दूसरी पारी में साई सुदर्शन ने 30 बनाए तो करुण नायर ने 20 बनाए, यानी 4 पारी मिलाकर दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 50 रन भारत की पारी में जोड़े हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बाद में करुण नायर की बल्लेबाजी के अलावा शार्दुल ठाकुर को जो खिलाया गया वो एक कॉम्बिनेशन का बड़ा फॉल्स था, क्योंकि अगर उनको आपको यूज नहीं करना था तो उनको उनको नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर क्यों खिलाया गया समझ से परे रहा। उसके अलावा आपके पास मौका ये था कि अगर करुण और साई सुदर्शन को खिलाना ही था तो इनमें से किसी एक को खिलाते और इनकी जगह पर आप ध्रुव जुरेल को या नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को खिला सकते थे। क्योंकि ये चीज मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि नीतीश कुमार रेड्डी अपना विकेट फेंक करके नहीं जाते, वो पूरा धैर्य के साथ खेलते। ध्रुव जुरेल ने भी अपने जुझारूपन का परिचय इसी इंग्लैंड के खिलाफ में रांची टेस्ट मैच के दौरान दिया था। उसके अलावा एक और गलती हो गई, जब विकेट पर आपको पता था कि ये विकेट सूखी हुई है, उतनी घास नहीं है, तो आपको यहां पर कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर, लेकिन आपने वो भी गलती कर दिया। मतलब कि भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग 11 को चुनने में ही जो गलती की उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। अब सवाल है कि इन गलतियों से सुधारा कैसे जाए। तो अगले टेस्ट मुकाबले में अगर विकेट ऐसा ही मिलता है आपके एजबेस्टन बर्मिंघम में, तो वहां पर कुलदीप यादव को लाना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को लाइए। करुण नायर और साई सुदर्शन में से किसी एक को ड्रॉप करके वहां पर लेकर के आ सकते हैं आप ध्रुव जुरेल को, या फिर कुलदीप यादव को लेकर के आ सकते हैं और शार्दुल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को ला सकते हैं ताकि टीम अच्छा करे। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर भारतीय टीम अर्शदीप सिंह या आकाशदीप में से किसी एक को ला सकती है। तब जाकर शायद टीम का कॉम्बिनेशन कुछ बेहतर बनेगा और लोअर मिडिल ऑर्डर से तब जाकर थोड़ा सा और इनपुट मिलेगा टीम इंडिया को, थोड़ा और कंट्रीब्यूशन मिलेगा और टीम इंडिया अच्छा कर सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं इन गुनहगारों के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।